Assalamu alaikum students. Small and medium enterprises. Actually, it is a session 12, but on the book reference is a chapter 15. We are talking about the budgeting and controlling operation and taxes. We were discuss about the financial planning and profit planning in last session, and when we were discuss about all that thing, we were discuss about the nature of accounting, how to accounting work. Now, today's session controlling is our the main topic, how to control our budget and cash flows as well. ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो हम अपने पास अपने टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे. स्मॉल बिजनेस कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बजट, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड रेशोज, टैक्स सिस्टम, रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रॉब्लम्स इन गेटिंग क्रेडिट्स. कंट्रोल हम कहते किसको है? द प्रोसेस of ensuring that organizational goals are achieved. हम इंश्योर कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि जिस वे पर हम काम कर रहे हैं या जो हमने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं और मैनेज किए हुए हैं, वहां पर उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम जो है अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं. तमाम प्रोसेस की जो है कैलकुलेशन, तमाम प्रोसेस की असेसमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना, वो आपके पास क्या कहला रहा है? कंट्रोल कहला रहा है. इसका मतलब है जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हम किसी न किसी प्रोसेस को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे. सबसे पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम एक जो है मेजरमेंट बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी थी और उस प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हुए हमने एक स्टैंडर्ड मैनेज किया कि तकरीबन हम 40,000 यूनिट्स जो हैं वो पर वीक तैयार कर लेंगे, रेडी हो जाएंगे हमारे पास हमारे 40,000 यूनिट्स. दैट इज कॉल्ड द सेटअप स्टैंडर्ड्स. देन जब सेटअप स्टैंडर्ड्स हो गया, बना लिए हमने वहां पर, तो हमने अपना एक्चुअल टास्क करना स्टार्ट किया, मतलब 40,000 यूनिट्स बनाना. ये हमारे पास बन जाएगा मेजर परफॉर्मेंसेस. ओके, हम अपने काम को करने के लिए काम कर रहे हैं. अब हमारे पास हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो टेक प्लेस होना स्टार्ट हो गई है. हमने उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया. दैट इज कॉल्ड द मेजर परफॉर्मेंस. नाउ लेट्स सपोज कि उस टाइम हम जब अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं तो हमने अपने पास अपने 30,000 यूनिट्स आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर लिए हैं. 30,000 यूनिट्स जो हमने करे हैं वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं? मेजर परफॉर्मेंसेस. सेटअप हमने किए थे 40,000 और प्रोड्यूस हमने किए हैं 30,000. इन दोनों के जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड की जो सेटिंग है, इनके दरमियान के डिफरेंसेस को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं. अब हमने यहाँ पर एक्चुअल वर्सेस प्लान को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि हमारे पास जो है डेविएशन आ रहा है. और डेविएशन कितने का आ रहा है? 10,000 यूनिट्स का. इट मीन्स ऑफ दैट इट मे बी एक्सेसिव और इट मे बी अ लोअर डाउन. एनीवेज, फिलहाल अभी हमने अपने एग्जाम्पल को हम जो है कंटिन्यू रखते हैं. तो डेविएशन कितना आ रहा है हमारे पास? 10,000 का. ये जो 10,000 का एक्सेसिव डेविएशन आ रहा है, अब हमने क्या करना है? उसको करेक्ट करना है. और इसको करेक्ट करने के लिए जो है हमने कुछ एक्शन प्लान करने हैं. एक्शन प्लान कर रहे हैं, इट मीन्स ऑफ दैट हो सकता है कि ये जो 10,000 का डेविएशन आ रहा हो, हमने स्लो वर्क किया हो, जिसकी वजह से हम अपने टास्क को कंप्लीट करने पर नहीं पहुंचे हैं. और ये भी हो सकता है कि बीच में जो है हमारे पास रिसोर्स बैरियर्स आ गए हैं. मतलब ये डेविएट हुआ तो क्यों हुआ, वो पहले हम रीजनिंग्स मालूम करेंगे और फिर उस रीजनिंग को सही करने की कोशिश करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड दैट करेक्टिव एक्शंस. तो सेटअप स्टैंडर्ड्स, मेजर परफॉर्मेंस, एक्चुअल वर्सेस प्लान परफॉर्मेंस, देन फिर डेविएशन, इफ एक्सेस, करेक्ट एक्शन. और अगर ये एक्सेसिव है तो वहां पर हम अपने पास अपने एक्शंस को करेक्ट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल प्रोसेस. ये कंट्रोल प्रोसेस सिर्फ हमने यहाँ पर एज अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है. हो सकता है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी मौजूद हो, एक्सपेंसेस के हवाले से, कि हमने जो है प्लान किया हो कि हमारे पास टोटल टाइम ड्यूरेशन में जो है वो 4 लाख का एक्सपेंसेस होने थे, लेकिन हमने जो है एक्सपेंसेस 4,20,000 के कर दिए. तो हमने जो एक्सेसिव एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? दैट इज द रीजन. इसके पीछे रीजन क्या है? वो तमाम के तमाम रीजंस जो हैं वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें. तो दैट इज कॉल्ड टेक करेक्टिव एक्शंस. ये पूरा जो टॉपिक है, ये जो
कंट्रोल की डेफिनेशन एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस है, ये एक्चुअली आपके पास आपका एग्जाम्स का टॉपिक है और इस टॉपिक को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो इसकी डेफिनेशन देने के साथ-साथ हम एग्जाम्पल्स को ज़रूर पुट इन करते हैं ताकि जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम इस टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं कि जब हमारे पास हम करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं और उसको सही कर रहे हैं, तो हम वापस अपने स्टैंडर्ड को ज़रूर चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड्स जो है हमने ग्राउंड रियलिटीज़ पे किए थे या फिर जो है ये स्टैंडर्ड्स जो है हमने ज़्यादा सेटल डाउन कर लिए। हम अपने स्टैंडर्ड्स को दोबारा से चेक करेंगे और अपनी इस प्रोसेस को कंट्रोल प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इट मीन्स ऑफ दैट हम अपने सेट स्टैंडर्ड्स किस तरह से कर रहे हैं। यूनिट यूनिट्स कंज्यूमर या प्रोड्यूस, हम जो है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम माइल्स पर गैलन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रोडक्शन में हम किस तरीके से जो है अपने स्टैंडर्ड्स को सेटल डाउन कर रहे हैं, ये वो टेक्निक्स है कि या तो अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो पर आवर में हम कितना बना रहे हैं, या तो हम इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, या फिर जो है अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो माइल्स पर गैलन हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। प्राइस पेड चार्ज एंड प्राइस पर यूनिट, यानी कि कितने एक्सपेंसेस जो है एट दैट टाइम हम वहां पर यूनिट के हिसाब से हम पे कर रहे हैं प्राइसेस, या फिर हम कंप्लीट चार्ज कर रहे हैं। हम यहाँ पर इन दोनों चीजों के ऊपर भी जो है अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हुए हम ये दोनों चीजें कंसिडर कर सकते हैं। रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन, पास्ट परफॉर्मेंसेस, मेजरमेंट, कंपैरिजन एंड कम्युनिकेशन, ये 5 थिंग्स होती हैं जो कि हमारे पास हमारे कंट्रोल में जो है रिक्वायर्ड है कि हम या तो जो है पिछले परफॉर्मेंसेस को देखते हुए अपने स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, या हम इंट्यूशंस की बात कर रहे होते हैं, मतलब हमें ख्याली दुनिया में रहते हुए जो है अपने पास्ट अपनी थिंकिंग को जो है इस्तेमाल करते हुए और अपनी मैन मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, या हम पास्ट परफॉर्मेंसेस को देख रहे हैं, या फिर हम मेजरमेंट देखते हैं कि इस दुनिया में जो है ना एक्चुअली किस तरीके से जो है काम हो रहा है। हम जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को देखते हुए अपने मेजरमेंट्स को जो है वहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं। कंपैरिजन हम करते हैं, मवासना करते हैं हम यहाँ पर अपने सेट स्टैंडर्ड्स का अपने पिछले स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड फिर इसको जो है हम वो कम्युनिकेशन के बेसिस पर जो है वो चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। अफेक्टिव कंट्रोल्स में जो है अफेक्टिव कंट्रोल आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसमें जो है आप अपने कंट्रोल को जो है इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। आप जो है टाइमली, मतलब यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन वो 1 मंथ में जो है सो कंप्लीट होना है। तो ये नहीं होगा कि आप जो है उसको 1 महीने के बाद ही जाके देखें। हो सकता है अगर आपको जो है इफेक्टिव कंट्रोल कायम करना है, तो आप उसको जो है 10 डेज़ में और आफ्टर 15 डेज़ में भी जो है आप उसको चेक करें, और अपने पास जो है एक टाइम ड्यूरेशन बनाएँ कि हर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है आप उसको क्या कर रहे होंगे, चेक एंड बैलेंस रख रहे होंगे, ताकि अगर किसी तरह का डेविएशन आ रहा है, तो आप उस डेविएशन को जो है वो कंट्रोल कर सकें ऑन टाइम। देन फिर इफेक्टिव कंट्रोल जो है कॉस्ट इफेक्टिव की वे में भी जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल को देख सकते हैं। एक तो आपने टाइम बेसिस करा कि आपने जो है ना अपने पूरे प्रोसेस को, प्रोडक्शन की हम बात करें तो हमने इस प्रोडक्शन की में जो है टाइम को जो है मैनेज कर दिया कि भई हम एवरी 2 डेज़, एवरी 3 डेज़ जो है हम इसको देख रहे हैं। सर आपके पास जो आपका कंट्रोल होता है, वो आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल में भी जो है ना आप इफेक्टिवली इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपके पास आपकी कॉस्ट जो आपने देखी है और आपको लग रहा है कि ये कॉस्ट पर डे जो कॉस्ट आ रही है वो ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर जो है उस कॉस्ट को बैलेंस कर सकते हैं और उस कॉस्ट के थ्रू भी अपने कंट्रोल को जो है वो इफेक्टिव कर सकते हैं। एक्यूरेट कंट्रोल है यहाँ पर आपके पास। इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो आपका एक्यूरेसी बेस्ड होना चाहिए, मतलब आप जो चीज़ कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो, अगर आप यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो, तो आप यूनिट पर्पस उसका जो एक्यूरेट स्केल होगा वो आपके पास यूनिट होगा। अगर आप जो है कॉस्ट की तरफ जा रहे हो, तो उसका एक्यूरेट स्केल्स जो है वो आपके पास आपकी मनी है, आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। तो एक्यूरेसी जो है वो कायम रखें कि आपने जो चीज़ कंट्रोल करनी है उसका यूनिट जो होना चाहिए आपके पास, या जो उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए वो उसकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए। क्वांटिफाइबल की बात कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ पर हम क्या, आपके पास आपके जितने भी आपके कंट्रोल के लिए जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्वालिटेटिव टूल्स नहीं होने चाहिए आपके पास, वो सब के सब टूल्स जो हैं वो आपके पास क्वांटिफाइएबल होने चाहिए। मेजरेबल
मेजरेबल होने चाहिए, ऑब्वियसली सी चीज़ है कि आराम से आप उसको क्या कर सकें, मेजर कर सकें। ये ना हो कि आपको जो है उसको आप 2 डिफरेंट आपने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं और डिफरेंट जो है आप उसको जब यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी मेजरमेंट के टूल्स भी आपने डिफरेंट इस्तेमाल किए, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करो और देन फिर आप उसको इस्तेमाल करो। दैट इज़ नॉट अ इफेक्टिव कंट्रोल स्टूडेंट्स। तो आपका जो यूनिट्स होने चाहिए वो मेजरेबल होने चाहिए और आपके पास जो है वो सिमिलर होने चाहिए। इंडिकेट कॉजेस एंड इफेक्ट्स, आप वहाँ पर जो है assumptions दें कि अगर आपके पास जो है आप की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, सॉरी, आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, तो उसके पास जो उसके कॉजेस एंड इफेक्ट्स क्या थे? क्या कोई एक ऐसी अनसर्टेन सिचुएशंस तो वहाँ पर क्रिएट नहीं हो गई थी जिसकी वजह से जो है आपके पास आपका कंट्रोल जो है वो आपका लूज़ हो गया है या आपका आप जो है वहाँ पर डेविएशन में खड़े हुए हो? तो इंडिकेट कॉज़ एंड इफेक्ट्स जो है वो आपके पास आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कौन कंट्रोल करेगा, कब और किस टाइम किस तरह कंट्रोल करेगा, एंड एक्सेप्टेबिलिटी भी वहाँ पर जो है क्रिएट होनी चाहिए कि जो भी रिजल्ट्स एंड आउटकम आ रहे हैं, वो सब के सब जो हैं वो एक्सेप्टेबल हों। बजट की बात करें, बजट भी आपके पास जो है इन टर्म ऑफ मनी होता है, फाइनेंशियल न्यूमेरिकल फिगर्स में जो है आपके पास होता है और आपके पास आपके आपके कैश फ्लोज़ को जो है वो डिस्कस कर रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशंस क्या हैं कैश की और आपके कैश के जो है वो सोर्सेज़ कहाँ-कहाँ से जो है जनरेट हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जब आप किसी स्टेटमेंट फॉर्म में लेकर आ रहे होते हो या किसी जो है रिपोर्टिंग फॉर्म में लेकर आ रहे होते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द बजट। A detailed statement of financial results expected for a given future period. एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके पास आर डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल रिजल्ट, डिटेल स्टेटमेंट है आपके पास आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेड फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड, जो आपके पास जो है गिवन फ्यूचर पीरियड का यानी कि स्पेसिफिकेशंस ऑफ द टाइम इज द इंपॉर्टेंट फॉर द बजट। आप 1 मंथ का बजट बना रहे हैं, आप 6 मंथ का बजट बना रहे हैं, आप क्वार्टरली बजट बना रहे हैं या फिर आप जो है ईयरली बजट बना रहे हैं, तो आपके पास गिवन टाइम पीरियड, फ्यूचर गिवन टाइम पीरियड जो है ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा जो है आपके पास यानी कि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ये इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि आपके पास आपके तमाम के तमाम अकाउंटिंग की जो नेचर ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंट्स वो सबके सब जो है वो आपके पास बजटिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। डिटेल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड। देन फिर आप बात कर रहे हो टाइप्स ऑफ बजट की कि आपके पास जो है जब आप बजट करने की तरफ जाते हो, बजट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस स्टूडेंट्स, के हमेशा जो है बजटिंग के थ्रू जो है कंट्रोल कर रहे होते हो। तो टाइप्स ऑफ बजट में जो है आपके पास 3 टाइप्स ऑफ बजट्स मौजूद हैं। आपके पास एक कैपिटल बजट, दूसरा है आपके पास ऑपरेटिंग बजट और तीसरा है आपके पास कैश फ्लो बजट। कैपिटल बजट जो है हम देखते हैं कि कैपिटल बजट जो है वो कौन सा है। कैपिटल बजट जो है एक्चुअली आपने जो है कितना आपको जो है कैपिटल की नीड थी और वो कैपिटल की नीड जो आपके पास मौजूद थी वो किस तरीके से जो है, क्योंकि हो सकता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है नॉर्मली क्या करती हैं अपने पास अपना जो है एक प्लान कर रही होती हैं कि किस टाइम जो है उनको अपना कैपिटल पेड अप कैपिटल जो है वो रेज करना है और किस टाइम उन्होंने जो है अपने कैपिटल को जो है जो पेड अप कैपिटल उन्होंने रेज करना था और उन्होंने जो है उसको कॉल ऑफ करना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपके पास कैपिटल की प्लानिंग्स में आती है। ऑपरेटिंग प्लानिंग्स जो आपके पास आपका प्रोडक्शन की बात हो रही है कि किस टाइम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, सेल्स कितनी होगी, सेल्स प्रमोशन की वैल्यूज़ क्या होंगी। ये तमाम की तमाम जो है आपके पास ऑपरेटिंग बजट में कंसीडर की जा रही हैं। फिर इसके बाद कैश फ्लो बजट से आपके पास जैसे कि अभी हम बजट में हम देख रहे थे कि न्यूमेरिकल फिगर्स में इन टर्म ऑफ अमाउंट बात हो रही है आपके पास। तो आपके पास जो है कैश की लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा है, आपका क्रेडिट सेल्स कितना है, आपके पास जो है कैश का इनफ्लो क्या है और आपके पास आपका कैश का आउटफ्लो क्या है। इन तमाम की तमाम चीज़ों को आप क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं अपने पास अपने कैश फ्लो बजट के अंदर। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि आपके पास टाइप्स ऑफ बजट जो हैं वो 3 टाइप्स ऑफ बजट मौजूद हैं। ना ऑपरेटिंग बजट की बात करते हैं हम यहाँ पे कि हम ऑपरेटिंग बजट किसको ले रहे हैं, सेल्स, प्रोडक्शन एंड पर्सोनल्स। देखें ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, डे टू डे आप डे टू डे जो काम कर रहे हैं, आपका डे टू डे काम मतलब रेवेन्यू जनरेशन आपके पास जो है डे टू डे बेसिस पे होता है। तो वो उसके अंदर जो है आपके पास एक एग्जांपल जो ली जा रही है वो आपके पास सेल्स इसकी जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है कि पहले दिन आपने क्या सेल्स की, दूसरे दिन आपने क्या सेल्स की, तीसरे दिन आपने क्या सेल्स की और इवन के मॉर्निंग में आपकी सेल्स क्या आती है, आपके पास आपके आफ्टरनून में सेल्स क्या आती है और आपकी इवनिंग में सेल्स क्या आती है। तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपके पास आपकी ऑपरेटिंग बजट में कंसीडर की जा रही हैं। देन फिर आपके पास जो है प्रोडक्शन ऑपरेटिंग बजट में ही आपके पास एक दूसरी बजट जो है वो आपके पास प्रोडक्शन बजट है। एक दिन आपके पास यूनिट कितना जो है बना, दूसरे और जो है मॉर्निंग में यूनिट के बनने की तादाद कितनी थी या इवनिंग में बनने की तादाद कितनी थी, या फिर जो है एक दिन में आपके पास आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए और दूसरे दिन आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। देन फिर पर्सनल्स की बात होती है कि वेज क्राइटेरिया क्या है आपके पास वेजेस क्राइटेरिया जो है या आप एक इंडिविजुअल को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो इस ऑपरेटिंग बजट में जो है
वो भी आपके पास आपके पर्सनल बजट में कंसीडर किया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो बजट की। ये कैश फ्लो बजट में जो है आप किस तरीके से अपने कैश फ्लो को मैनेज कर रहे हो, जिस फ्लो से आप अपने कैश फ्लो को मैनेज कर रहे होते हो, वो आपके पास कहला रहा होता है कैश फ्लो बजट। फिलहाल डेली एंड वीकली कैश नीड्स, कैश की कितनी ज्यादा जरूरत है, डेली कितनी ज्यादा जरूरत है और वीकली कितनी ज्यादा जरूरत है। आप अपनी कैश नीड्स को जो है वहां पर मैनेज कर रहे हो ताकि आपकी लिक्विडिटी जो है वो कायम रहे, और आप आपके पास आपके बिजनेस में जो है बिजनेस के दूसरे काम करने के लिए जो है वो आपके पास आपका कैश अवेलेबल रहे। मंथली कैश नीड कितनी होगी, डेली कैश नीड के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, अपनी मंथली कैश नीड को भी जो है वहां पर प्लान कर रहे हैं। प्रिपेयर फॉर कैश फ्लो क्राइसिस, और अगर कैश फ्लो क्राइसिस आ रहा है तो आप अपने आप को किस तरह प्लान कर रहे हैं कि वो कैश फ्लो क्राइसिस जो है वो आप किस तरीके से देखोगे। इस्टेब्लिश या मेंटेन गुड क्रेडिट, आप अपना गुड क्रेडिट जो है वो मेंटेन कर रहे हो। सेट असाइड फंड्स ऑफ अर्न इंटरेस्ट, अपने जो है अपने इंटरेस्ट जो है आप उसको जो है सेट करके रख रहे हो एक जगह पर, और जो है वहां पर आप ये देख रहे हो कि अगर इस तरीके से जो किसी तरीके से क्राइसिस स्टार्ट हो रहा है तो वो जो आपने पहले से फंड्स आपने जो है बीइंग इंटरेस्ट कर एज ए इंटरेस्ट आपने जो है हासिल किए हुए तो वो किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। अपनी पेमेंट को शेड्यूल कर रहे हो, आपने शेड्यूल करके रखा हुआ है किस सप्लायर को कब जो है पेमेंट करना है या कौन सा एक्सपेंडिचर जो है वो हमने कब पेड ऑफ करना है। कीप फिक्स कॉस्ट लो एंड टाई वेरिएबल कॉस्ट टू रेवेन्यू, अपने फिक्स कॉस्ट को कम रखना और अपने वेरिएबल को अपने रेवेन्यू के साथ जो है टाई अप करके रखना, कि जब आपके पास आपका रेवेन्यू होगा तभी आप अपने पास अपने वेरिएबल कॉस्ट को जो है पेड अप करोगे। ये तमाम की तमाम चीजें आप क्या कर रहे हो अपने कैश फ्लो में, अपने क्राइसिस के टाइम ड्यूरेशन में जो है उसको, क्राइसिस से बचने के लिए भी आप उसको प्लान करके रख रहे हो। तो ये तमाम के तमाम क्या है आपके पास कैश फ्लो बजट्स हैं। नाउ कैश फ्लो बजट का फॉर्मेट ये आपके पास ये है। एक्सपेक्टेड कैश रिसीव्स, पेमेंट, कैश बैलेंसेस और कैश कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये तमाम के तमाम आपने बजटिंग की हुई है अपने पास। इट मींस दैट एस्टिमेटेड बना के रखा हुआ है, और देन फिर उसके बाद कितना हो रहा है वो आपके पास आपका एक्चुअल प्लान हो रहा है। यहाँ पर कैश बैलेंस जो है वो किस तरीके से आता है, जाहिर सी बात है आपके पास आपकी बिगिनिंग मौजूद होती है, उस बिगिनिंग में आप अपने पास अपने टोटल कैश रिसिप्ट्स को ऐड कर दें और अपने पास अपने कैश पेमेंट को लेस कर दें, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास आपके कैश बैलेंस मौजूद होगा। दैट इज कॉल्ड द कैश बैलेंस। कैश बैलेंस निकालने का जो है तरीकाकार मौजूद है। इसको आसान से इस तरह समझते हैं, आपके पास जो है अब जुलाई का मंथ एंड पे जा रहा है और अगस्त का मंथ स्टार्ट हो रहा है। जुलाई के मंथ आपकी जो है टोटल पॉकेट मनी जो है घर से जो आपको पॉकेट मनी मिलती है वो आपके पास 5000 आपकी टोटल पॉकेट मनी मौजूद है। आपने एट द एंड ऑफ द टाइम जो है 1000 रुपीज जो है वो बचा लिए थे। तो जब आप अगस्त का स्टार्ट ले रहे होगे तो आपके पास आपकी टोटल मनी कितनी होगी, पॉकेट मनी 1000 आपके पास जो जुलाई का एंड मौजूद है और अगस्त के 5000 मौजूद है, तो टोटल कितने हो गए 6000। अगस्त में आपने जो है उस 6000 में से तकरीबन आपने पास 4500 जो है वो खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिए। ओके, तो वो जो 4500 आप खर्च कर चुके हो, तो एंड एंड द मंथ अब आपके पॉकेट में कितना, अगस्त के एंड में आपके पास आपके पॉकेट में कितना अमाउंट होगा 1500 जो है आपके पास एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो बैलेंस आपके पास मौजूद होगा। बिगिनिंग ऑफ द मंथ का बैलेंस ऐड कर देंगे टोटल रिसिप्ट्स में और लेस कर देंगे आपके पास जितना आप पेमेंट कर रहे हो। इस तरह आपके पास आपका कैश बजट आ जाएगा। अब इस कैश बजट को या इस बजट को कंट्रोल करने का तरीकेकार क्या होता है। द सिस्टम ऑफ बजट यूज टू कंट्रोल अ कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वो सिस्टम जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल करने के कौन कौन से टूल्स होते हैं या वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम अपने पास अपने क्रेडिट को और कलेक्शन और अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने स्लो पेयर्स को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से लोग हैं जो आपको स्लो पे करते हैं, ताकि आप उनको क्या करें पास ड्यूज में डाल सकें, या फिर जो है आप उनको जो है एक अलग लिस्टिंग आउट कर सकें, ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप कंटीजेंसीज में मौजूद हो तो आप अपने स्लो पेयर्स को जगा सकें कि अब जो है ना आप वो हमें पेमेंट कर दें। इन्वेस्टिगेट कस्टमर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, और आप जब आप अपने किसी कस्टमर को सामान जो है बेच रहे होते हैं या सेलिंग एंड बाइंग का प्रोसेस वहां पर कंटिन्यू होता है, तो वहां पर एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आपके पास आपका जो कस्टमर है उसकी जो है गुडविल क्या है मार्केट के अंदर, और वो कितनी
जल्दी आपको जो है वो पे कर सकता है। मॉनिटर पास्ट ड्यूज़, अपने पास्ट ड्यूज़ को मॉनिटर रखें और कितना अनकलेक्टेबल है और उसको किस तरीके से राइट ऑफ करना है, ये तमाम के तमाम जो है आपके पास कंट्रोल डिवाइसेज़ हैं फॉर द अकाउंट रिसीवेबल। कि अकाउंट रिसीवेबल में आप अपना जो है स्लो पेयर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने पास अपने कस्टमर्स की जो है ना बायोग्राफी निकाल के रख रहे हैं कि भई उसके पास उसकी रेपुटेशन क्या है। अपने मॉनिटर कर रहे हैं पास्ट ड्यूज़ को कि कितना अमाउंट ऐसा है जो आपके पास पास्ट ड्यू है और वो कितना अमाउंट है जो कि अब आपको मिलना ही नहीं है और आपको फाइनली जो है उसको राइट ऑफ करना है, बिल्कुल भी नहीं मिलना। आप उस रिटर्न फॉर्म राइट ऑफ अनकलेक्टेबल जो है वो वहाँ पर मैनेज कर रहे हो। ये जो आपके पास कंट्रोल डिवाइस होती है, दूसरी आपके पास जो डिवाइस है जिसमें जो है आप नॉर्मली क्या कर रहे होते हो, अपने पास अपने फाइनेंशियल्स को कंट्रोल कर रहे होते हो, वो है आपके पास ऑडिट। अगर हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करें तो वो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जो है क्रेडिट सेल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब हम अगर ऑडिट की बात करें तो आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर रहे हो और अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के लिए जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे होते हो उसको आप ऑडिट कह रहे होते हैं। आप फॉर्मलाइज्ड एग्जामिनेशन एंड और रिव्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये आपके पास क्या कहला रहा है, ऑडिट कहला रहा है। टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन-कौन सी है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं। एक है आपके पास फाइनेंशियल ऑडिट, दूसरी है आपके पास इंटरनल ऑडिट और तीसरी है आपके पास ऑपरेशनल ऑडिट। तीनों ही अपने पास अपने नाम से जो है बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेबल है कि फाइनेंशियल ऑडिट्स आप किसको कह रहे होंगे, जिसमें आप अपने फाइनेंस के तमाम के तमाम सोर्सेज़ को या अपने कैश फ्लोज़ एंड इनफ्लोज़ को, अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को, अपनी मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरीज़ को जो है और अपने टैक्सेस को जो है आप क्या कर रहे हो, चेक एंड बैलेंस पे रख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो आप जो है सिंपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंटरनल मैटर्स काम कर रहे हैं, इंटरनल मैटर्स जितने भी मौजूद हैं आपके पास, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैटर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप क्या कर रहे हो, उनके इंटरनल मैटर्स को, अपने मार्केटिंग को देख रहे हो, अपने एचआर को देख रहे हो। अगर आप उनके ऑडिट करने की तरफ जा रहे हो तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास क्या कहला रही हैं, इंटरनल ऑडिट कहला रही हैं। देन फिर आप जो है ना ऑपरेशनल्स की बात करते हो, मतलब डेली बेसिस में जितने भी काम आप हो रहे हैं, आप उनको ऑडिट कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या कहला रही हैं, इंटरनल ऑपरेशनल ऑडिट्स कहला रही हैं। फीडबैक ले रहे होते हो, फीडबैक का मतलब सिंपल ये होगा कि आपके पास आपने जो भी ऑडिट किया है और आपके जब आप कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो, तो आप कौन-कौन सी जो है टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आप किस तरीके से ले सकते हो, आप जो है ऑब्जर्व करके ले सकते हो, कोई रिटर्न मेमो ले सकते हो या फिर आप जो है किसी से वर्बली उसकी रिपोर्ट्स को माँग सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। फीडबैक के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन है। कंपेयर कर रहे हो आप अपने एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड्स को। ऑब्वियसली सी चीज़ है कि वहाँ से जो है ना आप फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअली जो है इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आपके पास क्या किस तरीके से आपने मैटर को हैंडल किया है। कॉजेज़ ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेस, बुरी परफॉर्मेंसेस के वजूहात कौन-कौन से होते हैं? देखें, सबसे पहले जो कॉजेज़ ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेज़ होते हैं वो सिंपल ये होते हैं कि आप अपने पास अपनी पूरी जो है एफिशिएंसी को रीड ही नहीं कर सके। आप जो है एक काम बहुत अच्छे अंदाज़ में कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि आपने खुद को जो है कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल ही नहीं किया। दैट इज़ कॉल्ड द कॉजेज़ ऑफ अ पुअर परफॉर्मेंस। एनीवे, सबसे पहले आप लेते हैं रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो अपना जो सेट करना था ऑब्जेक्टिव, वो जो है वो ऑब्जेक्टिव ही आपने रॉन्ग सेट किया। जैसे कि हम बात करते हैं हवाई किले बनाने वाली, तो हमने जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने स्टैंडर्ड्स को जो है ना एक हवाई किले के तौर पे जो है बना दिया, जिसको जो है आप अचीव ही नहीं कर सकते हो। जब आप उसको अचीव नहीं कर सकते तो इट मीन्स दैट कि आप रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रहे हो। कस्टमर्स नॉट बाइंग, आपने नॉर्मली क्या किया जो है अपना जो परफॉर्मेंसेस का एक रूल बनाया आपने अपने पास जो है ये बनाया कि आपके कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, आपने जो है अपने सप्लायर्स को रीड करने की कोशिश ही नहीं करी। आपने शेड्यूलिंग करते टाइम शेड्यूलिंग इन सेंस ऑफ दैट कि आपने किस-किस टाइम जो है कंट्रोल करना था, अपनी कंट्रोल डिवाइस को टाइमली कब-कब एक्टिवेट करना था, वो जो है आप शेड्यूलिंग करने में जो है उस एक्टिवेशन को या उस टाइम जो टाइम डिवाइस है, उसको जो है आप शेड्यूल करने में आप पुअरली नाकाम रहे हैं। थेफ्ट, आपका सामान चोरी हो गया या स्पॉइलेज हो गया जिसकी वजह से जो है आपके पास आपकी परफॉर्मेंसेस जो है वो पुअर हो गई। टू मेनी एम्प्लॉइज़, वो एक काम जो सिर्फ़ 2 एम्प्लॉइज़ कर सकते थे उसके लिए आपने क्या किया, वहाँ पर जो है 5 टू 6 एम्प्लॉइज़ को जो है वो एंगेज कर दिया एक काम को करने के लिए। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो है वो आपके पास हो गए। तो टू मेनी एम्प्लॉइज़, उन टू मेनी एम्प्लॉइज़ ने एक्चुअली क्या किया, आपके पास आपकी जो एफिशिएंसी थी उसको कम कर दिया। आप लॉस्ट अपॉर्च्युनिटीज़, आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है अवेल नहीं कर सके, आपने अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है वो लॉस्ट कर दिया। That is the one of the big and the major problem in the personal life and as well as in the organization life, कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज को लॉस्ट कर रहे हो। टू मच फ्री सर्विसेज या डोनेशंस, डोनेशंस देने के लिए जो है आप बहुत ज्यादा जो है आदी हैं, या फिर जो है ना फ्री सर्विसेज आपने जो है ना बहुत ज्यादा प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से जो है आपकी परफॉर्मेंसेस क्या हो गई, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो गई। नाउ
अब नेक्स्ट जो है कंट्रोल डिवाइस की तरफ आते हैं कि कंट्रोल डिवाइस जो है वो किस तरीके से आप मैनेज करते हो या आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। एक सिस्टम होता है आपके पास न्यूमेरिकल फिगर्स का, न्यूमेरिकल फिगर्स में आप कंप्लीट फिगर्स के साथ जो है ना रीड आउट करो। सेकंड है आपके पास रेशियोज का, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप मौजूद है वो आपके पास क्या कहला रहा है, रेशियोज कहला रहा है। अब उन रेशियोज को आप कंपेयर करते हो। जब आप रेशियोज को कंपेयर करने की कोशिश करते हो तो आप जो है एक लास्ट ईयर के रेशियोज को उठाते हो और करंट ईयर्स के रेशियोज को जो है वो आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन अब हम जो है फॉर्म्स में कौन कौन से रेशियोज या कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो वैल्यूज जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। करंट वैल्यू को पास्ट वैल्यू से जो है आप जो है कंपेयर कर रहे हो, और करंट वैल्यू को अपनी इंडस्ट्री वैल्यू से जो है आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर आप किस तरीके से करोगे, आप उन चीजों को डिस्कस कर रहे हो फर्म के अंदर रहते हुए आप कंपेयर कर रहे हो, और सम टाइम आप फर्म के बाहर जो है करंट वैल्यू इन बिटवीन द इंडस्ट्री वैल्यूज के दरमियान भी जो है वो आप कंपेयर कर रहे हो। कैन बी इंटर रिलेटेड, ऑफ कोर्स दैट कि आपके पास ये वैल्यूज जो है वो इंटर रिलेटेड आपस में होती है, लेकिन आप कौन कौन से फाइनेंशियल रेशियोज इस्तेमाल करते हो अपने पास अपनी फर्म को कैलकुलेट करने के लिए। नेट प्रॉफिट की ऑनर इक्विटी आप जो मालूम कर रहे हो कि कंपनी में जो है नेट प्रॉफिट की ऑनर इक्विटी क्या है, तो मॉडल कंपनी का जो है आप मालूम करोगे और उसको इंडस्ट्री की एवरेज से जो है कंपेयर करने की कोशिश करोगे। नेट सेल कंपनी का देखोगे और फिर देखोगे कि इस इंडस्ट्री की जो है नेट सेल्स क्या रही है इस पूरे टाइम टेन्योर में, पूरे ड्यूरेशन में। आप उसको जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। नेट सेल्स फिक्स एसेट्स पे रखते हुए आप कंपेयर कर रहे हो, अपने पास ऑनर सिक्योरिटी पे रखते हुए कंपेयर कर रहे हो, करंट रेशियोज को देख रहे हो, एसिड एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशियोज को जो है ना आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। रिसीवेबल टर्नओवर कितना है आपके पास, इन्वेंटरी टर्नओवर कितना है, कलेक्शन पीरियड जो है आपके पास कितना है, कि आपका जो वो कंज्यूमर है जो आपसे ऑन क्रेडिट सेल्स लेता है वो कितने टाइम में जो है ना आपको पेमेंट कर देता है। तो करंट ईयर की जो है वो आपके पास यहाँ पर आप उस टर्न ओवर की बात कर रहे हो, कलेक्शन पीरियड की आप बात करें, नेट सेल्स टू द इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, डेब्ट टू द ऑनर इक्विटी, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, ऑनर इक्विटी जो है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल रिसोर्स को डिस्कस कर रहे हो। यहाँ से ये तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं आपके पास, जिसमें जो है यहाँ पर क्या करते हैं हम अपने रेशियोज को देखते हुए डिस्कस कर रहे होते हैं। प्रॉफिट सेटिस्फैक्ट्री की बात करें, नेट प्रॉफिट टू द ऑनर्स इक्विटी, प्रॉफिट सेटिस्फैक्ट्री किस तरीके से होता है कि आपके पास आपकी ऑनर इक्विटीज और आपके नेट प्रॉफिट के दरमियान क्या रेशियो मौजूद है, आप इस तरीके से बात करें। और नेट प्रॉफिट को आप अपने पास अपने नेट सेल्स से जो है कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एसेट्स आपकी प्रोडक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट करता है। अगर आपके पास आपके नेट सेल्स को जो है आप डिवाइड कर दें अपने पास फिक्स एसेट्स से, तो इसके रेशियोज जो है एक्चुअली बता रहे होते हैं कि आप कितने जो है ना कंट्रोल एंड सेटिस्फाइड फॉर्म में मौजूद हैं। नेट सेल्स को ऑनर सिक्योरिटी के साथ आप मैनेज करके देख रहे होते हैं। और फाइनली आप जो है यहाँ पर अपनी डेब्ट पेमेंट्स में देख रहे होते हैं कि करंटली आपको अपना कितनी लायबिलिटी को पेड करना था। एसेट्स टेस्ट रेशो या क्विक रेशियोज जो है वो कितने ज्यादा मौजूद थे आपके पास, आप इस बात को आप जो है इस चीज को देख रहे होते हो। क्योंकि एसेट्स टेस्ट रेशो में एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अपने पास अपने वो तमाम के तमाम एसेट्स इस्तेमाल कर रहे हो जो कि क्विकली लिक्विडेट होते हैं। क्विकली जैसे कि आपके पास आपका कैश क्विकली लिक्विडेट होने वाला है, आपके पास आपका बैंक है और आपके पास आपका अकाउंट रिसीवेबल है, या आपके पास एसेट्स टेस्ट रेशियो एंड क्विक रेशियो में जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी टाइप पे में आप वर्किंग कैपिटल देख रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल इनटू वर्किंग कैपिटल देख रहे हो, इन्वेंटरी टू द वर्किंग कैपिटल देख रहे हो। ये वो तमाम की तमाम चीजें थी जिसमें आप क्या कर, ये तमाम के तमाम रेशियोज हैं जो कि आपके पास आप डेब्ट पेमेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हो। बिजनेस एसेट्स में आप जो अपना कलेक्शन पीरियड देख रहे हो, आप नेट सेल्स देख रहे हो इनटू द इन्वेंटरी टर्नओवर, और इसी बिजनेस एसेट्स में आप नेक्स्ट चीज जो इस्तेमाल कर रहे हो वो ये कर रहे हो नेट सेल्स टू द वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स टू द इन्वेंट्री आपने अलग देखी, चेक की, और आपने नेट सेल्स टू द वर्किंग कैपिटल जो है वो अलग जो है कैलकुलेट किया। ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, बिजनेस एसेट्स रेशियोज मौजूद हैं जिसमें आप जो है हैंडल कर रहे हो कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। इक्विटी सेटिस्फैक्ट्री रेशियोज में आप ये देख रहे हो कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं और आपका जो वर्किंग कैपिटल, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। डेप्थ का जो रिलेशनशिप है आपके पास वो आपकी ऑनर सिक्योरिटी के साथ क्या है, करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप आपके पास आपकी ऑनर इक्विटीज के साथ क्या है, और आपके पास आपका फिक्स्ड एसेट्स का जो है वो आपकी ऑनर इक्विटी के साथ किस टाइप का
रिलेशनशिप मौजूद है। ये आपके पास जो है इक्विटी सैटिस्फैक्टरी रेशियो है कि अगर आपके पास आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है और आपकी लायबिलिटीज़ जो है वो कम हो रही हैं, इन सेंस ऑफ दैट कि आप जो है एक अच्छी पोज़ीशन में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर आपका डेब्ट इंक्रीज़ हो जाए और आपकी ऑनर इक्विटी डिक्रीज़ हो जाए, तो यहाँ पर भी जो है आपके पास क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आपके पास जो है इक्विटीज़ कम है और आपका जो है कर्ज़ ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस शीट में जो है एक साउंड पोज़ीशन में नहीं मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम जो है वो है इक्विटी सैटिस्फैक्टरी रेशियो। नाउ अब हम बात करते हैं अब टैक्सेस की। टैक्सेस वो तमाम के तमाम जो है स्टेट ऑब्लिगेशंस होती हैं, नेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि आपको विद इन अ 1 ईयर अपने रेवेन्यूज़ के ऊपर पेड करनी होती हैं। ये आपके पास जो टैक्सेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये नेशनल ऑब्लिगेशंस है। अब आपके पास टैक्सेस की 2 जो है टाइप्स मौजूद हैं। एक है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा है आपके पास डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो तमाम का तमाम टैक्स जो कि आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो थ्रू एनी चैनल, और डायरेक्ट टैक्स वो जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो और बीच में कोई चैनल मौजूद नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में की एग्ज़ाम्पल्स में अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दूँ तो आपके पास मौजूद है इनकम टैक्स एग्ज़ाम्पल आपके पास मौजूद है, प्रॉपर्टी टैक्स एग्ज़ाम्पल आपके पास मौजूद है। आप अपना जो है अपना टैक्स जो है वो खुद जाकर फाइल कर रहे होते हो और गवर्नमेंट को पेड कर रहे होते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल दैट आप एक लक्स शॉप जो है बाय कर रहे हो और जब लक्स आप बाय कर रहे हो, तो उसकी रिटेल प्राइस के साथ जो उसके अंदर टैक्स का अमाउंट 13.68 रुपीज़ मौजूद है। उस 13 के अमाउंट को आप अपनी रिटेल प्राइस के अंदर ऐड कर रहे हो और फिर आप जो है अपने रिटेलर को पेड कर रहे हो। यही टैक्स का अमाउंट है, 13.68 के टैक्स का अमाउंट है। ये रिटेलर जो है होलसेलर को पे कर रहा है और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है और फाइनली मैन्युफैक्चरर जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो अगर हम टैक्सेस को पेड इस तरह कर रहे हैं कि बीच में कोई ना कोई चैनल मौजूद है, तो जब किसी टाइप का कोई भी चैनल मौजूद होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे कि आपके हमने लक्स के एग्जांपल लिए, तो ये टैक्स आपके पास आपका सेल्स टैक्स मौजूद है और सेल्स टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स मौजूद है। नाउ काइंड्स ऑफ टैक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं और टैक्स पेयर कौन है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन कौन है और कलेक्शन एजेंसीज कौन है, ये तमाम की तमाम जो हैं ये आपके पास आपके टैक्सेस का चार्ट मौजूद है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मौजूद है, कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजेस टैक्स मौजूद है आपके पास, और मोटर एंड फ्यूल टैक्स मौजूद है आपके पास, ओल्ड एज सर्विसेज या एम्प्लॉयमेंट के टैक्सेस जो है वो आपके पास मौजूद है, प्रॉपर्टी टैक्स मौजूद है, इन्वेंट्री टैक्स मौजूद है और पब्लिक यूटिलिटी टैक्स मौजूद है। टैक्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अ, आपके पास इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट मौजूद है। जब आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पे आप क्या कर रहे हैं, अपना टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। एम्प्लॉयर विथहोल्ड टैक्स मौजूद है आपके पास, ओनर के अपने पर्सनल टैक्सेस मौजूद हैं और अगर ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो रही है, तो उसके ऊपर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। बिज़नेस डिसीजन के ऊपर टैक्स ले रहे हैं आप और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के ऊपर जो है आप टैक्स ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में आपके पास आपकी इनकम टैक्स मौजूद है, सेल्स टैक्स मौजूद है, प्रॉपर्टी टैक्स मौजूद है, आपके पास एस्टेट टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स मौजूद है, होटल टैक्स मौजूद है और सैचुराइजेशन साइन टैक्स मौजूद है। इसमें से कुछ टैक्स आपके पास डायरेक्ट टैक्स है और इसमें से कुछ टैक्स आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स की बात करें, आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, आप स्टेट टैक्स की बात करें, तमाम के तमाम आपके पास आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। लेकिन अगर आप जो है सेल्स टैक्स की बात करें, होटल टैक्स की बात करें और टैक्स की बात करें, तो ये आपके पास आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्सेबल इनकम जो है आपके पास टैक्सेबल इनकम वो तमाम की तमाम इनकम जो आपके पास अपने रेवेन्यू में से अपने पास जो है एक्सपेंसेस को लेस कर दें, उसके बाद आने वाला तमाम का तमाम प्रॉफिट जो है वो आपके पास टैक्सेबल इनकम में कंसीडर किया जाता है। डिडक्टेबल एक्सपेंसेस कौन-कौन से होते हैं आपके पास? जैसे कि हम बात करें, रेवेन्यू आपके पास आया तो रेवेन्यू इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास सेल्स मौजूद है, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर रहे हो, अपनी सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर रहे हो, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस कर रहे हो, तो फाइनली जो आपके पास आपका अमाउंट आ रहा है, वो कंप्लीट का कंप्लीट अमाउंट आपके पास जो है वो टैक्सेबल इनकम में कंसीडर किया जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल दैट आपके पास आपने सेल्स करी 50 लाख्स की पूरे टाइम ड्यूरेशन में, और जो 50 लाख्स की सेल्स करी उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 30 लाख्स का था और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो टोटल आपके पास आपके 10 लाख्स के मौजूद थे। तो 50 लाख्स की सेल्स में से आप क्या करेंगे, 40 लाख्स को जो है लेस कर देंगे। नाउ 10 लाख्स आपके पास आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है और यही 10 लाख्स जो है वो आपके पास आपकी प्रॉफिट इनकम है। ये जो प्रॉफिट इनकम है आपके पास, ये प्रॉफिट इनकम जो 10 लाख्स आपके पास आई है, ये आपके पास टैक्सेबल इनकम है। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर टैक्स जितना भी आपके पास आपकी स्टेट ने अप्लाई किया हुआ है, आपके पास आपकी कंट्री ने अप्लाई किया हुआ है,
वो आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास एक लमसम अमाउंट आ जाएगा और उस लमसम अमाउंट से जो है आप अपना जो टैक्स है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे होगे, तो दैट इज कॉल्ड द टैक्सेबल इनकम, कि वो जो इनकम है वो टैक्सेबल है। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशंस की बात करते हैं। जब आप जो है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बात करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएट कर रहे होते हो कि किस तरीके से आपने अपनी कॉस्ट जो है डिटर्मिनेंट की है, और आपके पास आपकी मर्चेंडाइज की जो है जो कॉस्ट आई है वो किस तरीके से आई है। तो इसके लिए जो है ना आप 3 मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड एंड एवरेज कॉस्ट मेथड, फीफो लीफो एंड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसका मतलब सिंपल, पहले वाले का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ, जो चीज आप पहले खरीदोगे वो चीज आप पहले बेचोगे भी, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड। जैसे कि आपने जो है सबसे पहले जो है 1 जुलाई को जो है आपने अपनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बाय की, पहले खरीदी, तो देन फिर आप जब 5th पे आपने उसको बेचना होगा, आपने कोई अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो है वो आपने बेचनी है अपनी इन्वेंट्री की, तो जो सबसे पहले आपने खरीदी है उसी को आप सबसे पहले बेचोगे भी। लास्ट एंड फर्स्ट आउट ये बात कहती है कि जो जो आप सबसे आखिर में खरीद रहे हो वो आप सबसे पहले बेच रहे हो। ठीक है, तो ये मेथड आपके पास लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मेथड कहलाता है, जिसमें से आप क्या कर रहे हो, इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो। एंड लास्ट वन मेथड है आपके पास एवरेज कॉस्ट मेथड, जिसमें से आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, टोटल क्वांटिटी को टोटल नंबर्स को जो है आप डिवाइड कर रहे हो, टोटल कॉस्ट को एक्चुअली आप डिवाइड कर रहे हो अपने पास टोटल क्वांटिटी के ऊपर, और उस पर जो है आप क्या कर रहे हो, एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हो। नाउ स्टूडेंट, अब आ जाते हैं ऑनर की पर्सनल टैक्सेस के ऊपर, कि एक ऑनर कौन कौन से टैक्स जो है वो पे कर रहा होता है। सैलरीज एंड बोनस के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, अपने डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बिजनेस सेल्स के ऊपर अपने पास जो है अपने टैक्स को पे कर रहा होता है, जो कि डिफरेंट क्लॉसेस मौजूद है, वारंटीज मौजूद है और परचेज प्राइसेस मौजूद हैं, इन सब के ऊपर वो क्या कर रहा है, अपने पास फर्दर जो है वो टैक्सेस को पे कर रहा है। क्रेडिट मैनेजमेंट किस तरीके से होती है कि आप अपने क्रेडिट को किस तरीके से पेड ऑफ करोगे, तो क्रेडिट को पेड ऑफ करने का जितने भी मेथड होंगे या जितने भी टूल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे वो दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट मैनेजमेंट। डिसाइड मेथड ऑफ कस्टमर पेमेंट्स, कस्टमर की पेमेंट्स जो है वो आप किस तरीके से रिसीव करोगे, आप कैश के थ्रू कर रहे हो, आप चेक के थ्रू कर रहे हो, या आप क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर चॉइस। क्रेडिट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस क्या होंगी, जो अर्ली बर्ड्स होंगे क्या आप उनको जो है डिस्काउंट दोगे, या जो बल्क क्वांटिटीज में आपसे सामान खरीद रहे हैं आप उनको कितना डिस्काउंट दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को किस तरीके से जो है आप ऑफर कर रहे हो अपने पास अपने कस्टमर को। ये तमाम की तमाम चीजें जो है आप अपनी क्रेडिट मैनेजमेंट में देख रहे हो, और उसके साथ जो है आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट ऑपरेशन को भी जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपके पास क्रेडिट मैनेजमेंट में आती हैं, कि किस तरीके से जो है वो आप क्रेडिट मैनेज करते हो। क्रेडिट वर्सेस डेबिट कार्ड यूजेस, कि दुनिया में जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी जस्ट जो है एक ओवरव्यू मौजूद है कि किस तरीके से जो है आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कार्ड जो है वो डेबिट कार्ड है। राइट नाउ 2020 में जो है लोगों ने क्रेडिट कार्ड को जो है वो गुड बाय कर दिया है, और अब जो है वो क्रेडिट कार्ड को जो है वो गुड बाय कर रहे हैं एक्चुअली लोग, और वो जो है डेबिट कार्ड की तरफ जो है उनके कंसर्न ज्यादा हैं कि वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा आज का सेशन 12 जो था, जो कि क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर हम बात कर रहे थे, क्रेडिट सॉरी हम कंट्रोलिंग प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे थे। कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है, और कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से जो है हेल्प आउट कर रहा होता है किसी बिजनेसमैन को, किसी भी एसएमई ऑनर को एक्चुअली। तो यहाँ पर हमने वो तमाम की तमाम चीजें देखी। इसके 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से केयूबीएस में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है वो आपके पास होता है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। आप कंट्रोलिंग प्रोसेस के जो है आप प्रोसेस कितने प्रोसेस होते हैं, कंट्रोल एक्चुअली बोलते हैं किसको है, और कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो कितने होते हैं, तमाम की तमाम चीजें वहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। एंड व्हाट इज बजटिंग एंड हाउ टू मेक पॉसिबल फॉर द एंड हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बजटिंग, ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो आपके पास सबसे ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।